गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण के जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ चुके हैं, कुछ रिमेन रह गए थे, आज उनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। सबसे पहले बात करेंगे ज्येष्ठता का नियम। वैसे तो मुग़लों के उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे, परंतु स्टार्टिंग में बाबर ने ज्येष्ठता के नियम के आधार पर सबसे बड़े पुत्र को शासन सत्ता प्रदान की थी। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, हुमायूं और उसके 3 भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें हमेशा एक मतभेद बना रहा और संघर्ष परस्पर बने रहे और हुमायूं को अपने इन तीनों भाइयों को पराजित करके ही सत्ता अर्जित करनी पड़ी। और उसके बाद उसके पुत्र अकबर को भी अपने चचेरे भाई हाकिम मिर्ज़ा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। और उसके बाद वहीं जहांगीर को भी अपने पुत्र खुर्रम के विद्रोह का सामना करना पड़ा। और आगे यही परंपरा आगे बढ़ते हुए शाहजहां ने भी जो भी सत्ता प्राप्त की, अपने भतीजों और भाइयों को वध करके ही प्राप्त की। और अपने पिता का अनुसरण करते हुए औरंगजेब ने जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया, वो तो विश्व आज भी काफ़ी विख्यात है और काफ़ी विध्वंसक भी माना जाता है। और इसी पर ये परंपरा एक तरह से चलती ही रही, जो उत्तर काल में और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसने सिर्फ और सिर्फ मुग़लों का पतन ही किया। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई इस तरह के युद्ध होते हैं तो कोई राजा ही प्रभावित नहीं होता, अपितु प्रजा भी प्रभावित होती है, क्योंकि इससे काफ़ी लॉसेस होते हैं। प्रशासनिक नीतियों में ढील होती है और चूँकि एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जब लड़ाई में होगा तो वो जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो एक प्रशासनिक ढांचा है जो समाज को चलाता है, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता प्रदान करता है, वो भी बाधित हो जाता है। तो कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर एक पहलू प्रभावित होते हैं इससे। यही इस समय भी हुआ और जान माल का खतरा, जो भी लॉसेस थी, वो तो हुई ही हुई। और अब बात करते हैं मुग़ल सरदारों की गुटबाजी। ये मुग़ल सरदार बेसिकली मनसबदार होते थे, जो योग्यता के आधार पर इनका पद मिलता था। और साथ ही साथ ये वंशानुगत नहीं थे। वंशानुगत नहीं होने के कारण आपको नेक्स्ट टाइम अगर मनसबदार बनना है तो अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। तो ऐसे में एक विश्वसनीयता, एक स्वामी भक्ति जो होती है, वो इनमें नहीं थी। तो ऐसे में ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने पद को यूटिलाइज़ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बना सके, ताकि अपने भी आने वाली पीढ़ियों को नौकरी करने की ज़रूरत ही न पड़े। जैसे कि आजकल के माता पिता सोचते हैं कि हम इतना कमा लें कि हमारे बेटे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। वैसा ही मुग़ल सरदारों ने भी इनमें भी था कि इनका पद कोई स्थायी नहीं था, कि उन्हें अगली पीढ़ी के लिए उन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करके ही यह पद उनको मिलना था। ऐसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, अपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व हो, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो इस तरह से ये अपने स्वार्थ के लिए ये अपने दुश्मनों तक का हाथ मिलाने से भी नहीं चूकते थे। और आपस में एक ही गुट नहीं थे। ईरानी उत्तर मुग़ल काल तक आते आते ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी कई गुट बन चुके थे और ये परस्पर भी अपने फ़ायदे के लिए लड़ते तो थे ही थे। साथ ही साथ ये मुग़लों की नींव खोदने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मुग़लों के विरुद्ध भी जाके विदेशी आक्रमणकारियों से मिल जाते थे। तो इस तरह से इनका नैतिक पतन हो चुका था कि जब तक केंद्र में मजबूत शासक है, तब तक ये संगठित रहे।
परंतु जैसे जैसे केंद्र में कमज़ोर शासक है, वैसे वैसे इनमें भी शिथिलता है, इनमें भी मनमुटाव बढ़ रहा, इनका भी नैतिक पतन हुआ और इन्होंने आपसी स्वार्थ के लिए बाहरी आक्रमणकारियों से भी हाथ मिलाना शुरू कर दिया और इस तरह से इन्होंने मुगल साम्राज्य की पतन में मुख्य भूमिका निभा दी। अब आर्थिक स्थिति कैसे अस्त व्यस्त होती है, जैसा कि हमने बताया, जब भी कोई लड़ाई होती है तो जन धन की हानि तो होती है, प्रशासनिक ढांचा गड़बड़ा जाता है और प्रत्येक स्तर पे कामों में शिथिलता आ जाती है। और जब अर्थव्यवस्था में गति नहीं होगी और वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, व्यापार उद्योग धंधे ठंड हो जाएंगे, खेत खलियान युद्ध में बर्बाद हो जाएंगे, तो ऐसे में व्यापार चौपट हो जाना स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे में जब कर नहीं मिलेगा, व्यापार नहीं होगा और कोई बाजार व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं करेगी, तो धन कैसे, किस प्रकार से खजाने में भरे जा सकते हैं। और जो खजाने में है वो युद्ध और संसाधनों में जा रहे हैं और काफ़ी संसाधन युद्ध में बर्बाद हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी मुगलों की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। युद्धों से खजाने भी खाली हुए और साथ ही साथ जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी चौपट हो गई। आर्थिक व्यवस्था हो या सामाजिक हो, सांस्कृतिक, प्रत्येक बिंदु प्रभावित हुए इन युद्धों से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसाधन और जान माल की खतरे ही, जान माल का घाटा ही होता है। बहुत सारे योग्य योद्धा इन्हीं इस तरह के बेवजह युद्धों की भेंट चढ़ गए। कई योद्धा बेवजह ही मारे गए सिर्फ इन उत्तराधिकार के युद्धों में। तो इन सभी कारणों के आधार पे हम कह सकते हैं, और इस सब के ऐसा क्यों हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि कोई एक निश्चित नियम नहीं था। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ना होने के कारण भी मुगलों का पतन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते पहले इन विभिन्न गुटों के बारे में समझते हैं जिन्होंने उत्तर मुगल काल में में जो भी राजा बने और वो किस तरह से इनके हाथों की कठपुतली थे, इनका शासन में क्या रोल था, इनको समझेंगे। पहले इनके बारे में एक ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो उत्तरकालीन मुगल दरबार में मुख्यतः 4 गुट कार्य करते थे। इसमें हिंदुस्तानी अथवा भारतीय, तुरानी, ईरानी, अफगानी प्रमुख थे। हिंदुस्तानी जो गुट था, इसके नेता सैयद बंधु थे। अब सैयद बंधु के बारे में कुछ खास बात करेंगे। सैयद बंधु हमारे राजा बनाने के नाम से, बेसिकली किंग मेकर के नाम से फेमस थे, जिन्होंने कुल 4 लोग, फारूक सियर, रफ़ीउद्दर्जक, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बनाया था। अब यहाँ पे फारूक सियर के राजा बनने में एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। फारूक सियर से पहले जहांदार शाह मुगल राजा बना था, परंतु वो काफ़ी भोग विलास में ज़्यादा लिप्त रहता था। उसने कह सकते हैं इतना ज़्यादा उससे भोग विलास में व्यस्त रहता था कि लाल कुंवर नाम की एक वेश्या को उसने 1 करोड़ का पेंशन दे दिया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा पेंशन है। तो उसकी नीतियों से अप्रसन्न होकर फारूक सियर ने सैयद बंधुओं के साथ हाथ मिलाया और उसके सहयोग से जहांदार शाह की हत्या करवा दी और सत्ता को प्राप्त किया। फारूक सियर ने सैयद बंधु के सहयोग से अच्छे से शासन व्यवस्था चला रहा था, बट इसी समय सैयद बंधु ने मराठों के साथ एक समझौता किया, जिससे जब भी कोई बाह्य आक्रमण होता तो मराठे अपनी सैन्य शक्ति की सहायता से मुगलों की सहायता करते। ये इतिहास का मैग्ना कार्टा था, परंतु इस पत्र पर फारूक सियर ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिससे वे सैयद बंधु बहुत क्रुद्ध हुए। क्योंकि बात होती है कि हम अगर मुगल साम्राज्य के भले के लिए काम कर रहे हैं और हमारा शासक जिस पे हमारा अथाह विश्वास है, वो कुछ विरोधी गुटों के प्रभाव में आकर जो सही है उस पर कार्य नहीं कर रहा, और साथ ही साथ सैयद बंधुओं के साथ बहुत सारी बहुत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़े, इस तरह से वो काफ़ी खिन्न हो गए। तो उन्होंने अंततः फारूक सियर की हत्या करा दी और उसके बाद उन्होंने रफ़ीउद्दर्जक को शासक बनाया, परंतु बीमारी की वजह से उसकी कुछ समय में मृत्यु हो गई। उसके बाद
सैयद बंधु ने रफ़ी उद दौला को शासक बनाया, परंतु दिनों बाद कुछ समय में ही बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः उन्होंने मुगल शाह रंगीला को मुगल सम्राट बनाया। और चूँकि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के अनावश्यक जो भी प्रेशर था उनके काम करने के तरीके से और ज़्यादा से रोक टोक करने से वो काफ़ी खिन्न हो चुका था। और खिन्न होने का एक कारण भी था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला का जो वज़ीर था वो तुरानी गुट से संबंधित था, और तुरानी गुट जो हिंदुस्तानी गुट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो एक मतभेद उसका दोनों भाइयों अब्दुल्ला खां बारह और हुसैन खां बारह, जिनको मोहम्मद शाह रंगीला ने वजीर, जो बड़े भाई थे उन्हें वजीर का और छोटे भाई को मीर बख्शी का पद दे रखा था। इससे जो विरोधी नेता थे, जो विरोधी गुट थे, उसमें वो बहुत इनसे नफ़रत करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कैसे इनको इतना बड़ा पद दे दिया गया। तो वो इन दोनों भाइयों के विरुद्ध, खासकर तुरानी दल के चिनकलीस खां, अमीन खां, ये मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं के विरुद्ध भड़काते थे। और उनके प्रभाव में आकर मोहम्मद शाह ने इन दोनों भाइयों से छुटकारा पाने की सोची, और इसी के प्रयासों से इन्हीं दोनों तुरानी दल के सहयोग से उन्होंने यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला ने इन दोनों भाइयों की हत्या करवा दी, और इस तरह से दोनों भाई का अंत हो गया। अब इसके बाद अब बात करते हैं तुरानी गुट की। तो ये मध्य एशिया के सुन्नी थे, और सैयद बंधुओं के पतन के बाद मुग़ल दरबार में इसी गुट का बोलबाला था। इस गुट में निज़ामुल मुल्क, अमीन खां और ज़करिया खां शामिल थे। और अब बात करते हैं ईरानी गुट की। ये शिया मुसलमान थे। इस गुट में जुल्फ़िकार खां, सादत, अमीर खां, इसहाक खां प्रमुख थे। अब यहाँ भी बात करेंगे सादत और जुल्फ़िकार खां की। तो जुल्फ़िकार के सहयोग से ही जहांदार शाह ने, जो कि फारुखिया से पहले मुगल सम्राट थे, उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। उनको सत्ता प्राप्ति करने सादत खान और उनके पुत्र जुल्फ़िकार खां का ही विशेष योगदान था। और अब बात करते हैं अफ़गानी गुट की। इस गुट के प्रमुख थे अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां वंगस प्रमुख थे। और अब बात करते हैं आर्थिक संकट की। मुग़ल साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट किस तरह से मुख्य भूमिका निभाता है उसको समझेंगे। तो बात करते हैं आर्थिक ढांचा में परिवर्तन की। तो जो मुग़ल साम्राज्य की सबसे वैभवशाली, अगर हम पीरियड्स के बारे में बात करें, तो हमें अकबर का काल, जहांगीर का काल और शाहजहाँ का काल हम याद कर सकते हैं। क्योंकि अकबर ने बेहतरीन तरीके से अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए और एक बेहतरीन राजस्व प्रणाली को अपनाया था, जिसे जब्ती के नाम से जाना जाता था, जो टोडरमल की देन थी। इसकी खास बात ये थी कि इसमें किसानों पर ज़्यादा दबाव ना डालते हुए प्रति 10 वर्ष में जो उत्पादन होता था उसके औसत का 1/3 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। इससे किसानों पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता था और वो अपने खेतों को अच्छे से उसकी मेंटेनेंस कर पाते थे, और उनकी घर गृहस्थी और भी बेहतरीन चल रही थी उनका। और साथ ही साथ जो व्यापार था वो भी काफ़ी उन्नत दशा में आ चुका था। और यही परंपरा जहांगीर के समय में एतमादुद्दौला द्वारा भी एज इट इज़ ही रखी गई, जिसके कारण ज़्यादा परिवर्तन जहांगीर के सामने शासनकाल में देखने को नहीं मिलता है। परंतु जब शाहजहाँ का काल आया तो उसने राजस्व व्यवस्था की, इजारतदारी व्यवस्था की, जहाँ पे हमारी अकबर की जब्ती व्यवस्था में किसान स्वयं जाकर राजस्व जमा करता था, वहाँ पे इजारतदारी व्यवस्था में अधिकारियों द्वारा स्वयं जाकर किसानों से राजस्व की वसूली की जाने लगी। एक तरह से कह सकते हैं ठेका प्रणाली, ठेके पर राजस्व की वसूली की जाने लगी।
और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए औरंगजेब ने राजस्व प्रणाली में एक और परिवर्तन किया। उसने राजस्व प्रणाली की नसक प्रणाली को अपनाया, जिसमें कुल उपज की जितनी उपज होती थी उसका जस्ट हाफ, आधा भाग राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। तो आप देख सकते हैं, यदि किसान की उपज का आधा भाग ले लिया जाए तो उस पे अपने परिवार के संचालन की और साथ ही अपने खेत की मेंटेनेंस की भी आवश्यकता आ पड़ती है। और ऐसी स्थिति में उसका एक मनमुटाव, एक आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक सी बात थी। और अधिकारियों द्वारा जो लगान लिया जाता था उसमें काफ़ी कड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जाने लगी, अत्याचार बढ़ने लगे, जिससे एक निचले स्तर पे किसानों में एक आक्रोश धीरे धीरे पनपने लगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं, जहाँ पे एक राजस्व व्यवस्था अकबर के दौरान कम थी, वहीं धीरे धीरे औरंगजेब के समय में बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही तो एक तरह के एक आक्रोश किसान वर्ग में व्याप्त होने लगा। इसी की परिणति थी कि आगे चल के मराठों ने अपना एक अलग गुट बनाया और उन्होंने एक विधिवत तरीके से एकजुट होकर मुगलों के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया, जिसके आगे हमने परिणाम देखे ही। तो इसी तरह साथ ही साथ छोटे मोटे विद्रोह भी सामने आए, सतनामी, जाटों के विद्रोह, रेहोलक विद्रोह, ये सब भी धीरे धीरे करके आने लगे। ये सब इसी वजह से थे क्योंकि ये जो फालतू, जो अनावश्यक रूप से जो शोषण उनका किया जा रहा था अधिकारियों के द्वारा लगान की वजह से, उसकी परिणाम ये विद्रोह के रूप में सामने आया, जिसके लिए मुगलों को कई अभियान भी करने रहे, जिससे काफ़ी जनधन की हानि भी हुई, खजाने खाली हुए। फिर वही परंपरा, खजाने को भरने के लिए फिर उन्होंने और कड़ाई सुनी कर दी, लगान में फिर और वृद्धि कर दी। तो धीरे धीरे लगान में धीरे धीरे होती वृद्धि और साथ ही साथ कृषि के सुधार के लिए जो सुधार वाले बिंदु थे, कृषि के सुधार के लिए, व्यापार के सुधार के लिए ऐसे कोई ज़्यादा परिवर्तन किए नहीं जा रहे थे, ऐसे कोई भी बेनिफिशियल स्कीम नहीं बनाई जा रही थी जिससे उनको थोड़ा सा लाभ हो। और उल्टे उनकी बस लगान ज़्यादा वसूली करनी है और कैसे बस ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करो और खजाना भरो। खजाना भर जाता था तो फिर उत्तराधिकार के होने वाले बेवजह युद्ध शुरू होते थे और जो किसानों का आक्रोश था वो धीरे धीरे उठने लगा, वो भी छुटपुट करके जगह जगह से विद्रोह उठने लगे। तो इन विद्रोह को दबाने के लिए अलग से अभियान किए गए। अब इन अभियानों में फिर संसाधनी खर्च में कमी और फिर खजाने खाली होने लगे। तो एक तरह से एक सर्किल में सारे काम होने लगे। खजाने खाली हुए, उसको भरपाई के लिए लगान में वृद्धि, और लगान में की जा रही कड़ाई की वजह से विद्रोह होना, और विद्रोह को दबाने के लिए फिर सैनिक अभियान, और उसमें कुछ अच्छे योद्धा भी मारे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें भी मुग़ल साम्राज्य की धीरे धीरे करके नींव को कमज़ोर करते जा रहे थे। और अब बात करते हैं अमीर और सरदारों की। जैसा कि हम जानते थे कि हम जो मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीढ़ होते थे मनसबदार, ये सैन्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी मुख्य भूमिका निभाते थे, क्योंकि ये पद योग्यता के आधार पर इन्हें प्राप्त हुआ था और ये वंशानुगत नहीं था। तो इसमें एक स्वामी भक्ति होती है। स्वामी भक्ति तभी रहती है जब हमें पता होता है कि हम भी जॉब करेंगे, हमारे आगे वाली पीढ़ी भी हमारी इसी पोस्ट पे जॉब करेगी, तब एक स्वामी भक्ति होती है। बट जब अगर हमें पता हो कि हम ही इस पद पे जॉब करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को नए सिरे से अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, तो उसके मन में ये बात रहती है कि चलो हम इतना कर लें कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। तो एक तरह से उसमें संचय की प्रवृत्ति आने लगती है। और साथ ही साथ ये बात भी आती है कि जितना से ज़्यादा जी लो, क्योंकि ये ज़िंदगी आगे मिलेगी नहीं, तो इतना स्टोर कर लो, एक तो अपने आने वाली जनरेशन को बेहतरीन दे सके और साथ ही अपना जीवन भी बेहतरीन तरीके से जी सके। तो इस तरह से अब इस कमी को पूरा करने के लिए ये अगर ऊपरी शासन स्तर से कहा गया है कि 4% लगान वसूलो, तो वो कहो 10%, 8% इस तरह से वसूली करते थे, ताकि
जितना शासन द्वारा कहा गया उतना 4% शासन को भेज दिया और जो रिमेन था वो अपनी जेब में रखते थे। तो इस तरह से वो अपनी स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग करने में लगे थे और उसका फिजूल खर्ची भी करें, शाही शानो शौकत में, रास रंग में, तो इन सब में बेवजह खर्चे भी करते थे और विलासतापूर्ण जीवन जीने में, अपने आप को बेहतरीन दिखाने में और अपनी स्थिति को मजबूत करने में। तो इस तरह से ये लोग बेवजह अनावश्यक शोषण भी किसानों का करने लगे, तो जिसके कारण उनके मन में मुग़ल साम्राज्य के लिए एक निगेटिव थिंकिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई धीरे धीरे। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुग़ल सैनिकों का नैतिक पतन। और अब बात करते हैं मुग़ल सेना के नैतिक पतन की। बाबर के साथ जो सेना आई थी उनका नैतिक स्तर काफ़ी उच्च था। वो अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए जान देने तक को तैयार होती थी। कड़े से कड़े मुकाबले का उन्होंने डटकर सामना किया और साथ ही साथ उसमें जीत भी हासिल की। बाबर के साथ आई सेना में धार्मिक जोश था, जो कि भारत की जलवायु वातावरण में रहने के कारण तथा विलासतापूर्ण जीवन जीने के कारण उनकी नैतिक स्तर में काफ़ी कमी आई। हद तो तब हो गई जब वो युद्धों में भी अपनी स्त्रियों को ले जाने लगे। तो इस तरह से जो नैतिक स्तर बाबर के समय में काफ़ी उच्च था, वहीं पे उत्तर मुग़ल काल में उसका स्तर काफ़ी गिर गया। और बात करते हैं मनसबदारों की नैतिक पतन की। तो मनसबदारों का इनको प्रशासन में इसलिए लाया गया था ताकि ये प्रशासनिक व्यवस्था एवं सैन्य व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी बने और अर्थव्यवस्था में एक मूवमेंट्स बना रहे। परंतु यह पद हम जैसा कि जानते हैं, ये पद योग्यता के आधार पे था, वंशानुगत नहीं था। तो जब तक केंद्र में एक योग्य शासक रहा तब तक मनसबदार ने एकजुट होकर बेहतरीन तरीके से हर चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो सैन्य व्यवस्था हो, सब में एक मजबूत आधार प्रदान किया। परंतु जैसे जैसे केंद्र में कमज़ोर मुग़ल शासक आए, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गुटबाजी करनी शुरू कर दी और गुटबाजी का स्तर इस हद तक हो गया कि अपने स्वयं के हित के लिए ये विदेशी आक्रमणकारियों से हाथ मिलाने से भी नहीं चूके। ऐसा ही कुछ नादिर शाह के आक्रमण के समय देखने को मिला, जब मनसबदारों ने, जिसमें निज़ाम एवं आमीर खान, ये जाकर नादिर शाह से मिल गए और इस कारण इनके इस गुटबाजी, इस कार्य के कारण नादिर शाह को भारत में विजय मिली और वो तख्ते ताउस लेके चला गया और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेके चला गया। और इस तरह से इसने मुग़ल खजाने को काफ़ी हद तक खाली कर दिया और रही सही कमी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। तो इस तरह से मुग़लों के नैतिक पतन ने किस तरह से मुग़लों की आर्थिक क्षति पहुंचाई और साथ ही साथ मुग़ल प्रशासन की रीढ़ तोड़ दी और उसको पतन की ओर उन्मुख किया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बारे में। इनका मुग़लों के पतन में क्या रोल रहा, इसको हम समझेंगे। और सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नादिर शाह के आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली के वो आक्रमण की रूपरेखा कैसी थी, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। तो बात करते हैं नादिर शाह के आक्रमण की, जो कि 1739 में करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह 1688 खुरासान के तुर्कमान वंश का व्यक्ति था, जो कि फ़ारस के शासक सफवी राजा शाह तहमास का प्रधान सेनापति था, जिस पर फ़ारस की रक्षा का उत्तरदायित्व था। अब बात करते हैं, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा नादिर शाह के संबंध में।
और अब बात करते हैं करनाल युद्ध की, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को पराजय का मुख देखना पड़ा। इसमें मनसबदारों की गुटबाजी का विशेष रोल था मोहम्मद शाह रंगीला के पराजय में, क्योंकि इसमें अवध के नवाब जो कह सकते हैं अवध के जो सूबेदार थे सादत खां, उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला और निज़ामुल मुल्क को गिरफ्तार करवाने में नादिर शाह की हेल्प की। और परंतु निज़ामुल मुल्क ने यू टर्न लेते हुए उन्होंने नादिर शाह से मित्रता कर ली। ऐसे में और साथ ही साथ इस युद्ध के एक नकारात्मक परिणाम ये भी हुए कि मोहम्मद शाह रंगीला के एक योग्य मनसबदार खाने दौरा की युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और साथ ही साथ इस युद्ध के नकारात्मक परिणाम को हम आर्थिक रूप से और साथ ही साथ सामरिक रूप से तो देख ही सकते हैं। साथ ही उत्तर पश्चिमी हिस्सा बाह्य आक्रमणों के लिए काफ़ी लोगों की नज़रों में आ गया कि ये इस हिस्से से भी आक्रमण किया जा सकता है। और साथ ही इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने व्यापक स्तर पे नरसंहार किया, लूटपाट की, और साथ ही सबसे कीमती माने जाने वाले कोहिनूर हीरे और तख्ते ताउस को लेकर अपने साथ चला गया। और साथ ही काफ़ी लूटमार हुई, खजाने खाली कर दिए गए और काफ़ी खोखला कर दिया गया। इस युद्ध ने मुग़ल साम्राज्य का खजाना तो खाली किया ही किया, आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक डुबो दिया। रही सही कसर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने पूरी कर दी, जो कि अहमद शाह अब्दाली ये नादिर शाह का सेनापति था, जिसने 7 बार भारत पर आक्रमण किया और 7वें प्रयास में उसने विजय हासिल की। बेसिकली ये युद्ध हुआ था, इसका भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लें। ये युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। इससे पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने 1748, 1749, 1752, 1756, 1759 में असफल प्रयास कर चुका था और 1761 में उसका यह प्रयास 7वें प्रयास में वो सफलता हासिल की। यह चूँकि मराठों के साथ मुग़लों ने एक रक्षा संधि कर रखी थी, जिसके तहत दक्षिण के जितने भी मुग़ल सूबे थे उसकी चौथ मराठे वसूल कर सकते थे। बदले में उन्हें जो भी बाह्य आक्रमण होने थे या किसी प्रकार के भी आक्रमण में मुग़लों की सहायता करनी थी, उनकी रक्षा करनी थी। तो इसी के तहत इस युद्ध का जिम्मेदारी मराठों पे आई। उस समय मुग़ल पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्होंने सदाशिव राव के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसके औपचारिक सेनापति विश्वास राव थे, जो कि उनके पुत्र थे, के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई अहमद शाह अब्दाली के तहत। इसकी एक ख़ास बात ये थी कि इसमें मराठों की जो संख्या थी वो अफ़गानों की तुलना में काफ़ी कम थी। और इस युद्ध में जिस गुरिल्ला युद्ध शैली के लिए मराठे फेमस थे, उन्होंने इस युद्ध शैली का प्रयोग नहीं किया। और इस युद्ध में राजपूत बिल्कुल न्यूट्रल है, उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। वहीं पे रुहेलखंड के नजीबों ने और अवध के नवाबों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध के परिणाम ये हुए कि सदाशिव राव और विश्वास राव वीरगति को प्राप्त हुए। तो वहीं पे मराठों को भी बहुत अपार क्षति हुई, उन्हें उनके योग्य योद्धा की मौत हो गई। और साथ ही साथ उत्तर भारत में इसके बाद जो भी आक्रमण हुए, वो ये जो आक्रमण था, कह सकते हैं अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण था, ये नादिर शाह के आक्रमण की प्रेरणा से ही लिया गया था। क्योंकि नादिर शाह ने आक्रमण किए थे उत्तर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से, तो एक तरह से उसने आगे अन्य राजाओं के लिए भी एक तरह का मार्गदर्शन किया कि भारत का यह हिस्सा काफ़ी वीक है, इस पॉइंट से भारत में अटैक किया जाता है। और नादिर शाह के अनुकरण करते हुए अहमद शाह अब्दाली ने ठीक
उत्तर पश्चिमी भारत के उसी हिस्से से आक्रमण किया। और साथ ही साथ नादिर शाह ने बहुत हल्के तथा तीव्र गति से चलने वाली बंदूकें व हल्की तोपों का प्रयोग किया, जिसका प्रयोग मराठों ने तो अनुकरण नहीं किया, परंतु रुहेलखंड के नजीबों ने इन हथियारों का प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की। इस युद्ध ने जहां मुगल साम्राज्य को आर्थिक रूप से गहरी चोट दी, वहीं पे मराठों की आर्थिक स्थिति पर भी चोट की। इसका नेगेटिव प्रभाव ये रहा कि इस युद्ध ने यह बता दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा और कौन नहीं करेगा। इस युद्ध के बाद ही जहां अंग्रेज सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आते थे, इस युद्ध के बाद वो समझ चुके थे कि मुगल काफ़ी जर्जर हो चुके हैं, ये कभी अब ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। अब सत्ता हस्तगत करने का टाइम आ गया है और इस ये सही समय है कि मुगलों की जगह अंग्रेज शासन के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दे। और इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और साथ ही साथ हर तरह के प्रांतीय राजाओं के जो भी मतभेद होते थे, जो भी लड़ाइयाँ होती थी, उसमें सक्रिय से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करते हुए वो भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए और एक समय बाद उन्होंने भारत की केंद्रीय सत्ता को हासिल करने में सफलता अर्जित कर पाए और मुगल साम्राज्य को एक ताश के पत्ते की तरह धीरे धीरे ढहा दिया और उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। और आगे बात करते और अब बात करते हैं औरंगजेब द्वारा लंबे समय तक युद्ध करना। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, जिसमें 25 वर्ष उसने उत्तर भारत में साम्राज्य की सुरक्षा हेतु विद्रोह के दमन में व्यतीत किया, तो वहीं शेष 25 वर्ष दक्षिण भारत के युद्धों को में व्यतीत किया। इन युद्धों से काफ़ी जनधन की हानि हुई और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य के शत्रुओं में भी काफ़ी वृद्धि हुई। हालांकि इन युद्धों से औरंगजेब को सफलता तो काफ़ी मिली, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला। इन युद्धों में विजय प्राप्त करने से साम्राज्य काफ़ी विशाल हो गए, जिसे संभालना काफ़ी जटिल हो गया और जन और धन की अपार हानि हुई सो अलग। राजकोष रिक्त हो गए और इसकी पूर्ति के लिए लगान बढ़ाए जाने लगे और उसे लगान को वसूलने के लिए अत्याचार भी बढ़ने लगे, जिससे जनता में एक त्राही त्राही सी फैल गई। मुगल सैनिकों का भी पतन हो गया। वो भोग विलासता का जीवन जीते थे और अपनी धन पिपासा को पूर्ण करने के लिए जनता पे अत्याचार करने लगे। इस तरह से ज़्यादा दक्षिण में अधिकांश समय बिताने के कारण उत्तर भारत में औरंगजेब की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे घटने लगी, जिससे कि उत्तर के राज्य विघटित होने लगे। इस संदर्भ में हेग ने भी लिखा है, दक्षिण में उनके सभी अच्छे से अच्छे सैनिक लगे रहे और अयोग्य सेनाओं तथा पर्याप्त धन के सहारे उत्तर के उपजाऊ तथा धनी आबादी के प्रांत और बड़े बड़े नगरों की व्यवस्था बनाने में असफल रहे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण के जो अभियान औरंगजेब द्वारा किए गए, उसके साथ अच्छे अच्छे सैनिक और वंशधर और सेना नायक साथ थे और जो अयोग्य थे और चूँकि धन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, बेवजह युद्ध से जन धन और खेत खलियान काफ़ी बर्बाद हुए थे। तो एक तरह से खजाने काफ़ी हद तक खाली भी थे और साथ ही साथ बेवजह होने वाले युद्धों से संसाधनों में कमी भी आने लगी थी। तो एक तरह से धन की कमी भी थी और अपूर्ण धन में नौकरशाही को व्यवस्थित रूप से चलाना काफ़ी कठिन है और नौकरशाही भोग विलासता का जीवन जीते थे और इसके लिए वो अत्याचार भी करते थे। तो हर तरह से कह सकते थे उन्हें धन की कमी हर समय महसूस होती थी और चूँकि धन की पूर्ति
हो पाना मुश्किल था, क्योंकि जनता इतनी कैपेबल थी नहीं कि वो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना उन्हें दे सके, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी वो लगान के रूप में पे कर रही थी। इस तरह से उनमें एक तनाव भी था, जिस कारण अब एक धीरे धीरे करके फूट आपस में पनपने लगे। और मुग़ल साम्राज्य के लिए ये काफ़ी बुरा था, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के पतन में काफ़ी हद तक अपना रोल अदा किया। और अब बात करते हैं औरंगज़ेब की कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। तो औरंगज़ेब लगभग 90 वर्ष तक उसने शासन किया था। जब तक उसका शारीरिक और मानसिक क्षमता अच्छी थी, तब तक तो उसने दृढ़ता से अच्छे से शासन को कार्य किया। परंतु जैसे जैसे वो कमज़ोर होने लगा, उसका यह विशाल शासन धीरे धीरे उसमें बिखराव सा आने लगा। क्योंकि औरंगज़ेब ने जो भी शासन प्राप्त किया था वो उत्तराधिकार के युद्ध के बाद प्राप्त किया था। तो एक तरह से उसे अपने रिश्तेदारों के प्रति एक संदेहशील स्वभाव सा बन गया था। महत्वपूर्ण जो भी अभियान होते थे वह स्वयं जाता था। इससे उनके उत्तराधिकारियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का कभी अवसर ही नहीं मिला, और इसका जिस कारण वे अयोग्य हो गए। और इसका दुष्परिणाम ये निकला कि औरंगज़ेब की परलोक वास के बाद योग्य और अनुभवी उत्तराधिकारियों का एक अभाव सा हो गया, जो उनकी विशाल साम्राज्य को सुदृढ़ एवं स्थिर रखने में असंभव हो गए। अब बात करते हैं औरंगज़ेब के उत्तर भारत की नीति के संदर्भ में। तो जहाँ पे औरंगज़ेब की राजपूत नीति थी, वो अकबर की जो राजपूत नीति से बिल्कुल अलग थी। अकबर ने इस योद्धा जाति के साथ विवाह संबंध स्थापित करके राजपूतों के राज्य में प्रतिष्ठित पद प्रदान करके एक मधुर संबंध बना रखे थे। इस मित्रतापूर्ण व्यवहार का परिणाम ये हुआ कि औरंगज़ेब के राज्यकाल का आरंभ होने के समय तथा राजपूत मुगल राज्य की रक्त की अंतिम बूंद तक बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। ये कहना कोई मजाक नहीं होगा कि मुगलों का जो शक्तिशाली राज्य था वो वीर राजपूतों के कंधों पर टिका हुआ था, क्योंकि ये जाति तलवार की धनी थी। परंतु औरंगज़ेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण वह इस बात को समझ नहीं पाया और उनके साथ अनुचित और कपटपूर्वक व्यवहार कर बैठा। जहाँ पे उत्तराधिकार के युद्ध में राजपूतों ने औरंगज़ेब का साथ दिया था, परंतु वो इस बात को भूल गया, और जब राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उसके राज्य को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, और साथ ही साथ जयपुर के सवाई राजा जय सिंह को विष देकर मरवाने की षड्यंत्र भी किए, जिससे राजपूत रियासतें उसकी घोर विरोधी हो गई। तो एक तरह से उसने राजपूतों के साथ एक दुश्मनी मोल ले ली, ऐसा कह सकते हैं। और अब बात करें हम सिखों के बारे में, तो जहाँ पर शाहजहाँ ने अंतिम वर्षों में सिखों के नेता गुरु हराय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, वहीं पे औरंगज़ेब ने उससे कॉन्टिन्यूटी नहीं प्रदान की, और वह सिखों से रुष्ट था, क्योंकि सिंहासन प्राप्ति के लिए जो सिखों के गुरु थे उन्होंने दारा सिखों की हेल्प की थी, उनकी हेल्प नहीं की। इससे तो आखिर ये सारी बातें उसके दिमाग में चलती रही, और अंततः उसने तेग बहादुर सिंह जो कि धार्मिक प्रचार को उनके द्वारा सिखों के धार्मिक प्रचार को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि औरंगज़ेब चाहता था शुद्ध मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था, और ऐसे में गुरु तेग बहादुर का धार्मिक प्रचार वो बिल्कुल नहीं सहन कर सका और उनकी हत्या करवा दी। इससे सिख जाति में एक रोष उत्पन्न हुआ। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने इसका बदला लेने के लिए खालसा पंथ की स्थापना कर दी, और अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने मुगलों के साथ एक धर्म युद्ध ही छेड़ दिया। इसमें उसने अपने 4 बेटों की बलिदानी भी दी और इस संघर्ष को आगे बढ़ा रखा।
और अंततः औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने सिखों को मुगलों की एक शत्रु जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया। और अब बात करते हैं दक्षिण की। औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति। चूँकि औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था, तो उसे शिया मत को मानने वाले शासकों से एक द्वेष था। वो उनका संपूर्ण उन्मूलन करना चाहता था, अतः उनके राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। इसी की परिणति उसने बीजापुर गोलकुंडा के साम्राज्य का अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, जिसका दुष्परिणाम ये निकला कि उसके जो सैनिक मुक्त हुए कुछ जाकर मराठों की सेना में शामिल हुए, जिसका मराठों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और साथ ही कुछ अपनी जीविका के लिए डाकू बन गए, जिन्होंने बाद में मुग़लों के लिए काफ़ी सरदर्द बने। और अब बात करते हैं मराठों की। तो जहाँ पे औरंगजेब के पास एक सुनहरा मौका था शिवाजी से मित्रता करने का, परंतु उसके ठीक विपरीत उसने उसकी शत्रुता मोल ले ली, जिसका परिणाम ये हुआ एक लंबे समय तक मराठों के साथ औरंगजेब का एक संघर्ष चलता रहा और 25 वर्ष तक लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिले। उल्टे शिवाजी के उत्तराधिकारियों में राजा राम और ताराबाई हारने के बावजूद संघर्ष को जारी रखा और मुग़लों की जो रणनीति थी उसका जवाब छापामार शैली रणनीति से दिया। और इस तरह से उन्होंने औरंगजेब को एक कड़ी चुनौती प्रदान की। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रांतपतियों के विद्रोह के संदर्भ में। तो जैसे जैसे केंद्र में शक्तिशाली मुग़ल शासक रहे, प्रांत एकजुट रहे, मनसबदार की स्वामी भक्ति राजा के प्रति रही, परंतु जैसे जैसे कमज़ोर शासक केंद्र में आए, प्रांतपतियों ने स्वयं को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। साथ ही साथ युद्ध जो भी बाह्य युद्ध हुए, बाह्य आक्रमणकारियों ने मुग़ल साम्राज्य पर आक्रमण किए। मनसबदारों ने कमज़ोर उत्तराधिकारियों के समय में स्वार्थपरक गुटबाजी की और साथ ही साथ आक्रमणकारियों का सहयोग दिया। और इस दौरान में अब बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। चूँकि उस समय नादिर शाह के आक्रमण को सहन करने के कारण मुग़लों की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, खजाने खाली हो चुके थे, आर्थिक रूप से काफ़ी टूट चुका था। ऐसे में सादत खां ने अवध में, अलीवर्दी खां ने बंगाल में, दक्षिण में निज़ामुल मुल्क ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और मुग़लों का जो भी प्रभाव था नाम मात्र का ही रह गया। और साथ ही साथ निज़ामुल मुल्क ने दक्षिण में हैदराबाद में स्वतंत्र प्रांत की स्थापना करने के साथ साथ मराठों के साथ मिलकर मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र भी करने लगे। वहीं पर मुग़लों की कमज़ोर स्थिति देखते हुए पंजाब में सिखों ने, महाराष्ट्र में मराठों ने अपनी शक्ति में वृद्धि शुरू कर दी और रुहेलखंड में रुहेल अफ़गानों ने विदेशी जो भी आक्रमणकारी मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उसमें उनकी सहायता की। साथ ही स्वतंत्र सत्ता की भी स्थापना की और इसके अन्य परिवर्ती प्रभाव ये पड़े। गुजरात में 1735 में तक मराठों ने भी अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और फर्रुखाबाद में मोहम्मद खां ने फर्रुखाबाद और कानपुर अलीगढ़ के मध्य के क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो वहीं पे कटेहर में रोहिला नेता दाऊद खान ने कटेहर में स्वतंत्र शासन की व्यवस्था शासन प्रारंभ कर दिया। तो ये प्रभाव हुए जब एक कमज़ोर मुग़ल शासक केंद्र में आए। इस तरह से प्रांत बिखरने लगे और एक अखंड मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर मुग़ल शासकों के दौरान
टूट टूट के बिखरने लगे। कह सकते हैं मुगल साम्राज्य रूपी वृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे एक एक करके टूटने लगी। और साथ ही साथ मुगलों के पतन में युद्धों में जो स्वार्थपरक गुटबाजी हमें नादिर शाह के अ, युद्ध के दौरान और अहमद शाह अब्दाली के युद्धों के दौरान देखने को मिला, वो भी मनसबदारों के नैतिक पतन को दर्शाता था। और साथ ही साथ ये भी दर्शाता था कि आपसी स्वार्थ किस सीमा तक बढ़ चुके थे कि स्वामी भक्ति की तुलना में स्वयं का स्वार्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। ऐसे में मुगल साम्राज्य का पतन होना लाजमी सी बात है। और अब बात करते हैं मुगलों द्वारा नौसेना की अवहेलना करना। जैसा कि हम जानते हैं मुगलों ने प्रारंभ से ही नौसेना पे ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। वहीं अंग्रेज़ों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिसका प्रयोग वो व्यापार में किया करते थे। प्रारंभ में भारतीयों ने के साथ उनके संबंध व्यापारिक ही रहे, परंतु जैसे जैसे कमज़ोर शासक सत्ता में आए और मुगलों की जर्जर अवस्था को उन्होंने देखा तो उन्होंने राजनीतिक में दखल करना शुरू कर दिया और अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया और छोटे मोटे झगड़ों में सक्रिय भागीदारी लेने लगे और अपने पांव पसारने लगे। चूँकि मुगलों में हुमायूं चूँकि बाहर से आए थे तो वो भारतीयों के लिए वो विदेशी ही माने जाते थे, परंतु अकबर का जन्म भारत में की सीमा में हुआ था। तो अकबर के बाद जो भी शासक सत्ता में आए उसके भारतीयों का एक लगाव सा था, वे उसे भारतीय अपना मानते थे। परंतु जो प्रयास अकबर ने सुलह-कुल की नीति को अपनाते हुए सबको सम्मान दिया और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, पर बाद के मुगलों ने इस प्रवृत्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस कमी के कारण भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जो अकबर काफ़ी हद तक स्थापित करने में सफल रहे, वहीं उनके बाद जितने भी शासक हैं उसके इस प्रयास को एक क्रमबद्धता, एक कंटिन्यूटी नहीं प्रदान कर पाए। जो राष्ट्रीयता की भावना मराठों ने महाराष्ट्र में जगाई, वैसी एकता, वैसी राष्ट्रीयता की भावना मुगल भारत में भारतीयों के मध्य जगाने में असफल रहे। ये भी एक प्रमुख कारण रहा जिसके कारण मुगलों के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि जब ऐसा माना जाता था कि जब भारतीयों के लिए था कि पहले भारतीय राजा शासन करते थे, परंतु राष्ट्रीयता के बढ़ते अभाव के कारण फिर इसके बाद मुगलों का शासन हुआ, फिर इसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आया, तो एक एक करके बस उसे वो एक्सेप्ट करते गए। परंतु अंग्रेजी शासन के दौरान जो अत्याचार हुए और जो भी बुद्धिवादी वर्ग थे, जो उन्होंने ज्ञान के माध्यम से लोगों को एकजुट करके जो आंदोलन क्रिएट किया, एक तरह से बुद्धिवादी वर्गों ने, क्रांतिकारियों ने मिलकर लोगों को एकजुट किया, भारत में की राष्ट्रीयता की भावना को जगाए, जिसका परिणाम स्वरूप हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देख सकते हैं। जब प्रमुख नेता जेल में थे और खुद जनता ने एकजुट होकर आंदोलन का संचालन किया था और भारत के स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था, तो ऐसी राष्ट्रीयता जो हम 1947 के समय में देख सकते थे, जो राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जागृत थी, वैसी भावना मुगल इस्टेब्लिश करने में सफल नहीं हुए। इसी कारण मुगलों का पतन हो गया और बाद के समय में धीरे धीरे लोगों में जब जागृति हुई, लोग एकजुट हुए और बुद्धिवादी वर्गों द्वारा, क्रांतिकारी वर्गों द्वारा जब राष्ट्रीयता की भावना को जगाया गया, तब सब एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव पार्टिसिपेट हुए और भारत को
स्वतंत्र करने में अपना एक्टिव योगदान दिया। तो ये डिफरेंस होता है राष्ट्रीयता की नॉलेज होने में, राष्ट्रीयता की भावना को का ज्ञान होने में और ना होने में। एक राष्ट्रीयता की भावना का बोझ ना होने पर मुगल साम्राज्य की ईंट ढह गई। वहीं पे उसी राष्ट्रीयता की भावना का 1947 तक लोगों के अंदर होना भारत के स्वतंत्रता के मुख्य द्वार खोल दिए। तो ये भी एक प्रमुख वजह थी भारतीयों में राष्ट्रीयता की कमी का बोध, जो कमी थी उसको दूर ना कर सके मुगलों द्वारा भारतीयों को राष्ट्रीयता की एक सोच में ना बांध पाना भी एक मुगलों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। और अब बात करते हैं बौद्धिक पतन की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मुगल शासकों के शिक्षा के लिए क्या योगदान किया गया और किस भाषा के पर ज़्यादा योगदान किया गया। तो बात करेंगे बाबर की। तो उसने एक विभाग सुहरत आम की स्थापना की जो स्कूल एवं कॉलेजों की व्यवस्था करता था। वहीं पे ज्योतिष हुमायूं जो कि ज्योतिष एवं भूगोल का ज्ञाता था। अकबर की धाय माता महाअंगा के सहयोग से एक विद्यालय मदरसा ए बेगम दिल्ली में स्थापित किया। तो वहीं पे अकबर ने शिक्षा विकास के लिए मकतब एवं मदरसों की स्थापना फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं लाहौर आदि जगहों पर स्थापित कराए। जहांगीर ने एक नियम बना रखा था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी जो संपत्ति होगी उसको मदरसों एवं मठों के निर्माण एवं मरम्मत में प्रयोग किया जाएगा। अकबर के काल में फ़ारसी को बहुत ही प्रचलित मिला था, जिससे फ़ारसी के अलावा स्थानीय भाषा हिंदी में कागज़ रखना बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं शाहजहाँ की। तो दिल्ली में उसने एक कॉलेज का निर्माण कराया, साथ ही साथ दारुल बरका नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई। अब बात करते हैं शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र जो कि काफ़ी विद्वान थे, दारा शिकोह। वो विद्वानों संतों का आदर भी किया करते थे और साथ ही साथ उनकी बड़ी बहन जहानारा भी एक विद्वान थी और विद्वानों का आदर करने वाली महिला थी। अब बात करते हैं शाहजहाँ के अन्य पुत्र औरंगजेब की। तो उसने मदरसों एवं मकतबों को सहायता दी, परंतु उसने हिंदी पाठशालाओं को बंद करने का प्रयत्न किया। और औरंगजेब की निर्वासित पुत्री ज़ैबुन्निसा ने बैतुल उल उलूम दिल्ली में एक स्कूल खोला जिसमें अभिजात वर्गों के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोगों को भी पढ़ाया जाता था। मकतब एवं मदरसों में फ़ारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ पे नोट करने वाली जितने विवरण हमने अभी पढ़े, इससे एक बात नोट करने वाली है, जैसा कि मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। फ़ारसी सीखने के बाद उन्हें नौकरी मिल जाया करती थी। तो बेसिकली फ़ारसी भाषा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाता था एवं मुस्लिम इस्लाम जगत की जो भी शिक्षा होती है, जो भी आदर्श होते हैं और जो भी आचरण होते हैं, उनको उनके साथ साथ शिक्षा, चाहे साहित्य हो, चाहे चित्रकला हो, या विभिन्न इस्लाम से संबंधित तथा अंकगणित संबंधित, ज्योतिष संबंधित, भूगोल संबंधित हर बिंदुओं को छुआ जाता था। हर विषय की पढ़ाई कराई जाती थी। परंतु हिंदू दर्शन, हिंदू आदर्श, इसको प्रॉपर इस्लाम जगत के बच्चों को हिंदू सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके, ऐसी व्यवस्था थोड़ी कम थी। इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्मों की क्या आदर्श थे, क्या शिक्षा थी, उन सब को मदरसों मकतबों में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण जो बच्चे थे उनको बस एक ही धर्म की विशेष नॉलेज होती थी। अन्य धर्मों की नॉलेज की पढ़ाई की व्यवस्था मकतबों या मदरसों में नहीं होने के कारण अन्य धर्मों की विशेष जानकारी नहीं हो पाती थी। इस तरह से एक प्रॉपर बैलेंस, जो भी सरकारी पद पे बैठते थे उनमें बस एक ही नॉलेज
उसी जिस नॉलेज को वो ग्रहण करते थे उसी के अकॉर्डिंग उनके दृष्टिकोण होते थे। और अगर उन्हें सभी धर्मों की समान जानकारी दी जाती तो वो सभी धर्मों के साथ एक बैलेंस बना के अपने दृष्टिकोण को विकसित कर सकते थे। परंतु उन्होंने एक ही धर्म विशेष पर ज़्यादा फोकस किया। हालांकि विभिन्न विषयों को उन्होंने टेस्ट तो किया, परंतु किसी धर्म विशेष से रिलेटेड जो भी आदर्श हैं, जो भी नियम हैं और जो भी इतिहास है उस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे जो भी बच्चा स्कूल से निकला उसका दृष्टिकोण उसके धर्म विशेष से ओतप्रोत ही रहा और बाकी धर्मों की नॉलेज ना होने के कारण वो बाकी धर्मों की जो बेसिक्स हैं उसको नहीं समझ सका। अगर जो बच्चा उन अगर बच्चों को प्रारंभ से ही सभी धर्मों के आदर्शों की और ज्ञान की, शिक्षा की और नियमों की बारीक से बारीक नॉलेज दी जाती तो जो भी सरकारी पद पे बैठता वो एक बेहतरीन डिसीजन ले सकता था। और कह सकते हैं ना, जो एक राष्ट्रीयता की भावना उस बच्चे में ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सकती थी। परंतु शिक्षा व्यवस्था को पर्टिकुलर धर्म विशेष के अकॉर्डिंग ही रखा गया। आदर्श और जो भी आचरण थे वो धर्म विशेष के अनुसार रखे गए और साथ ही अन्य धर्मों की जानकारी के विषय में थोड़ा अवॉइड ही किया गया। और फारसी भाषा और फारसी साहित्य के साथ साथ जो भी शिक्षा थी प्रारंभिक स्तर की बेसिकली धर्म विशेष पर ही ज़्यादा फोकस था और अन्य धर्मों पर भी था, बट उनके लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था थी। कह सकते हिंदू पाठशाला में हिंदू से रिलेटेड पढ़ाई होगी और मुस्लिम जो भी मकतब है, मदरसा है, उसमें पर्टिकुलर धर्म विशेष से रिलेटेड पढ़ाई होगी। बट दोनों में ही सारी पढ़ाई होगी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो इसका भी एक इस तरह से जो पीढ़ी निकली तो उसे बस अपने धर्म विशेष की ज़्यादा जानकारी थी। इस तरह से उनमें एक धार्मिक कट्टरता, एक धार्मिक संकीर्णता भी डेवलप हो हुई, जिसका परिणाम हम औरंगजेब की मानसिकता पर भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जहांगीर में भी ये पॉइंट्स थे, वो भी अपने धर्म विशेष पर ज़्यादा फोकस करता था एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स। तो ये चीज़ भी नोट करने वाली बात है ना। तो आज के ज़माने में हम लोग हर धर्म के बारे में पढ़ते हैं, हर धर्म से जुड़ी छोटी छोटी बातों को पढ़ते हैं, तो हम लोग बैलेंस जीते हैं। और उस ज़माने में सिर्फ ही एक धर्म से, जिस धर्म से रिलेटेड शासक है उसी धर्म से उस पर ज़्यादा फोकस करते थे, उसी से रिलेटेड एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि साइंस हुआ, फिज़िक्स, साइंस के फील्ड तो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, बट मैथ और आर्कियोलॉजी और लिटरेचर ये सब तो थे ही फेमस। तो इन सब को तो पढ़ाया जाता था, बट धर्म विषय से थोड़ा सा अवॉइड किया जाता था। तो आज की क्लास इतना ही। हमारा मुगलों के पतन से रिलेटेड सारे टॉपिक आज कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी से आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।